हेलो गाइस, वेलकम टू डाउट केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कि केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जो कि इसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो क्लास 10th के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो पहले होता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कि यौगिक हैं, अगर दो या दो से अधिक यहाँ पे यौगिक यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उन यौगिकों या कंपाउंड्सों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब उनको आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद कुछ एक नया अलग प्रकार का वहां पे कंपाउंड बनाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और इस प्रोसेस कराने के बाद अगर हम इसको वर्ड के रूप में एक कहीं कॉपी या बोर्ड पे कहीं इसको लिख देते हैं, तो बना हुआ जो अभिक्रिया होता है उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक केमिकल इक्वेशन कहते हैं उसे। देखिए कैसे होता है इसमें। अगर सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है जिसका नाम ए है, दूसरा कंपाउंड क्या है जिसका नाम बी है। अगर इन ए और बी को आपस में क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो मिक्स करने के बाद मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद मानते हैं कुछ अदर कंपाउंड क्या बनता है, प्रोडक्ट के रूप में पी बनता है, सॉरी यहां पे लिखते हैं सी बनता है, सी और यहाँ पे डी बन जाता है। ठीक, अभी एरो लगा है मेरे पास, एरो लगा है। अगर जो ये एरो के पहले जो कंपाउंड्स हैं, जो एरो के पहले वाले कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड भी होंगे, चार भी होंगे, 6 भी होंगे, 1 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, कोई फिक्स नहीं होता है। जो ये एरो के पहले वाले जो कंपाउंड होते हैं इनको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, इनका नाम होता है रिएक्टेंट, यानी कि इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहा जाता है इसको, इसको अभिकारक कहा जाता है। अब जो ये एरो है, इसके जो एरो के बाद वाले जो कंपाउंड्स बनते हैं, अभिकारक को जो आपस में इकट्ठा करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, करवाने के बाद जो कंपाउंड्स है यौगिक बनते हैं जिनका निर्माण होता है, मतलब कि एरो के बाद वाले जो कंपाउंड लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं उत्पाद। ये वाले कंपाउंड भी 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 भी होंगे, 6 भी होंगे, कोई यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं होती कि इतने ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अभिकारक, ये हो गया उत्पाद। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के जस्ट आगे वाले में कि इनका जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कुछ क्या होता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो वो सिंबल क्या क्या यूज किए जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर सिंबल का यूज नहीं करेंगे तो हम रासायनिक अभिक्रिया को ना पढ़ सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं, ना उनको हम लिख सकते हैं। तो रासायनिक सिंबल को या फिर रासायनिक जो वहां पे चिन्ह होते हैं या फिर जो केमिकल सिंबल होते हैं उनको जानना ही बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम उस सिंबल को जानते हैं पहले। अगर सिंबल को जान लेंगे तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखना आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा यहाँ पे, पहला नंबर यह होगा कि जो हमारे पास कंपाउंड होंगे वो एक मैटर ही होंगे। एक क्या होगा, मैटर, मतलब कि द्रव्य होगा। अगर द्रव्य होगा तो उसकी कुछ अवस्थाएं होंगी, उसमें कुछ स्टेट होगा। तो उस स्टेट को देखते हैं। स्टेट क्या हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है और क्या होता है पे, गैस होता है। इसके अलावा एक स्टेट होता है जिसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये किसी भी पदार्थ को जल में घोलकर बनाया जाता है, मतलब इसको कहते हैं जलीय विलयन। इसको जल में घोल करके बनाया, जैसे अगर चीनी का एक्वस सॉल्यूशन कह दे तो चीनी को पानी में घोल दीजिए तो बन जाएगा वहां पे चीनी का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये सब स्टेट में यूज किए जाते हैं तो जस्ट कंपाउंड के बाद इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में सॉलिड के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं और एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। तो ये पहला सिंबल हो गया, 4 सिंबल हो गए इसमें। ठीक है,
तो ये कंपाउंड से के स्टेट को बताते हैं, मतलब कि जो यौगिक होते हैं उनकी अवस्थाएं को क्या करता है, ये बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास जो है कि कह दिए कि अमोनिया गैस है, तो NH3 लिखने के बाद जस्ट इसी के बाद ब्रैकेट में स्मॉल जी से यहाँ पे यूज कर देते हैं, जिसे कहते हैं यहाँ पे इनकी अवस्था को ये व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं इसके बाद हम एरो के बारे में। जो बीच में एरो लगता है, अगर एरो डबल हेडेड है, मतलब कि एक ही साइड में क्या है, एरो पूरा पूरा लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो अभिक्रिया रिएक्शन हो रहा है इधर से इधर चली गई, लेकिन इधर से इधर यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इधर का एरो इस पे नहीं लगा हुआ है, इसे कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है कि हाफ एरो इधर लगा रहेगा, हाफ एरो इधर लगा होगा, तो इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसा होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ, अभिकारक से उत्पाद बन जाएगी, उत्पाद से फिर अभिकारक भी हम बना सकते हैं यूज पढ़ने पर। मतलब कि रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, और प्रोडक्ट से यहाँ पे हम रिएक्टेंट को भी बना सकते हैं। तो ये हो गया रिवर्सिबल, मतलब कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी। इसे कहते हैं उत्क्रमणी और इसे कहते हैं अनुत्क्रमणी। ठीक, अब इसके बाद अगर अभिक्रिया को उष्मा की उपस्थिति में किया जा रही है, मतलब हीट के द्वारा उसको गर्म किया जा रहा है, तो इन दोनों चाहे जो भी एरो लगा हो, तो इन एरो के ऊपर अगर हीट हो रहा है वहां पे, तो इन एरो के ऊपर डेल्टा का चिन्ह लगाएंगे। ये उष्मा या हीट के लिए, गर्म करने के लिए हो गया। अगर अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है, कहां हो रही है, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है, तो वहां पर हम एच न्यू का यूज करते हैं। एरो के ऊपर क्या करते हैं, एच न्यू का यूज करते हैं। ठीक, या फिर यूवी भी दिखा सकते हैं। ठीक, सूर्य के प्रकाश में। और क्या सकता है, अगर अभिक्रियाएं अम्लीय हैं, अगर अभिक्रिया अम्लीय है, तो वहां पे लिखते हैं एसिडिक मीडियम। अगर अभिक्रिया अम्लीय हो रही थी, यहाँ पे एरो के ऊपर, अगर अभिक्रिया क्या है, एसिडिक है, तो एरो के ऊपर लगाते हैं H+। अगर अभिक्रिया क्षारीय है, मतलब कि बेसिक है, तो एरो के ऊपर क्या लगाएंगे, OH-। ये है अम्लीय के लिए, ये क्या है, क्षारीय के लिए है, OH- दिखाएंगे। अगर अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद कहा जाए कि अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद वहां से ये वाला गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है, अमोनिया गैस बाहर निकल रही है। देखिए गैस के पे हम लगाएंगे स्मॉल जी, मगर अगर गैस कहते हैं कि अगर गैस बन रहा है तो वहां पे स्मॉल जी लगाएंगे। अगर कहते वहां पे कि गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए हम दिखाते हैं वहां पे ऊपर की तरफ एरो। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस बाहर निकल रहा है, ऊपर की तरफ एरो लगा होगा। ठीक, अगर कह दें कि अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अवक्षेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप रूप में क्या हो रहा है, बनकर वो तली में बैठ जा रहा है, तो इसी एरो क्या करें, जस्ट उल्टा नीचे कर देंगे। मतलब कि जो अभिक्रिया पूर्ण होने का जो कंपाउंड कहां जा रहा है, वो नीचे तली में बैठ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट का बनना, पीपीटी बन रहा है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप। जैसे कि अगर दूध से पनीर बनाना होता है, दूध में क्या करते हैं, दूध में कोई एक अम्लीय पदार्थ को मिक्स कर देते हैं, मतलब दो कंपाउंड हो गए मेरे पास, एक दूध पदार्थ हो गया, एक क्या हो गया, देखो जो दूध पदार्थ था वो कैसा था, लिक्विड था, स्मॉल एल लगाएंगे वहां पे। उसके बाद जो अम्ल था वो भी लिक्विड था, स्मॉल एल लगा दिए। अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर दूध से पनीर बनता है, पनीर दूध बनेगा, नहीं बनेगा, तो कैसा हुआ, वो इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय है। कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला एरो यूज होगा। यूज होने के बाद जब दूध फट जाता है, वहां पे जो पनीर बन जाता है, जो पनीर बनता है वो क्या होता है, तली में बैठने लगता है, एक अवक्षेप रूप में बाहर निकलता है, तो वहां पे जो पनीर बनेगा उसके लिए दिखाएंगे हम ये नीचे की तरफ एरो, जो बाकी बचेगा
वो क्या होगा, एक जली बिल मचेगा, तो लिख देंगे हम एक ही लिख देंगे, अभिक्रिया खत्म। और अभिक्रिया क्या करते हैं, अभिक्रिया को हम ऊष्मा की उपस्थिति में करवाते हैं, तो इस एरो के ऊपर क्या कर देंगे, डेल्टा का यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये इतने सिंबल्स होंगे, ये केमिकल सिंबल हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है, तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर ये याद रहेगा तभी हम अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, अभिक्रिया को पढ़ सकते हैं, अभिक्रिया को जान सकते हैं और अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।